Assalamualaikum viewers. Here is the topic 51, the 5 step model of critical thinking. Critical thinking का 5 स्टेप मॉडल है, आपको पढ़ाने जा रही हूँ। 5 स्टेप मॉडल में नंबर 1 स्टेप में क्या आता है, आपने अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं। बिहेवियर स्किल्स यू नीड टू एग्जिबिट, टारगेट दो स्टेप्स और बिहेवियर। और आपने नंबर 1 गोल्स ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है। अपने बिहेवियर स्किल जो आपको चाहिए टू मीट दैट गोल, आपने वो आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन कर लेने हैं। एंड टारगेट दो बिहेवियर, अब आपने उसको टारगेट करना है, यानी कि आपने अपना फोकस पॉइंट वो बिहेवियर बना लेना है। स्टेप 2 में क्या होता है, आपके माइंड में जो क्वेश्चंस रेज हुए हैं रिगार्डिंग योर ऑब्जेक्टिव या फिर गोल्स, आपने उसके बारे में क्वेश्चंस लिख लेने हैं। डेवलप अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, एंगेज इन डिस्कशन विद कोलीग्स, कोलीग से साथ डिस्कस करना है। आप जिस भी टॉपिक को क्रिटिकली सोचने लगे हैं, आप डिस्कशन विद कोलीग्स करेंगे, जिससे आपके पास क्वेश्चंस का पूल ऑफ क्वेश्चंस इकट्ठा हो जाएगा। प्रैक्टिस जो बिफोर यू असेस, अब आप असेस करने से पहले आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, ठीक है। जिस टॉपिक को आपने क्रिटिकली सोचा। चूज एक्टिविटीज दैट प्रमोट एक्टिव लर्निंग, यूटिलाइज ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव लर्निंग। देन नंबर 4, अब आपने रिव्यू करना है, रिफाइन करना है, इम्प्रूव करना है। आपने जो भी टॉपिक सोचा था, जिसको आप एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहे हैं, अब आपने उसको एक दफा रिवाइज कर लिया, उसको रिफाइन करना है, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर या अदर एरर था उसको रिमूव कर दिया और फर्दर उसको आपने इम्प्रूव करना है। मॉनिटर एक्टिविटीज इन द क्लासरूम, कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब वो आपने वो टॉपिक जब क्लास में जाकर पढ़ाया आपने, तो अब आप क्लास से फीडबैक भी ले सकते हैं इसके बारे में। देन स्टेप 5, गैदर एंड रिव्यू फीडबैक, और फिर जो फीडबैक आपको मिलेगा, आपने उसको इकट्ठा किया, आपने उसको रिव्यू किया, अब आपने उस पर सोचा कि आपको फर्दर क्या आपने सेल्फ असेसमेंट की उसकी, और अब आप उसको फीडबैक को यूज करते हुए अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लेंगे। Fifth step model of the 5 step model of critical thinking, implementing critical thinking through this framework clearly requires a commitment to active learning, which at least initially may be somewhat unfamiliar and uncomfortable to teachers. So sometimes ये इसके uncomfortable feedback भी आ सकता है, but don't lose your इमोशंस। और आपने एक्चुअली आपका जो मेन फोकस है वो ये होना चाहिए कि आपने जो आपकी जो टीचिंग प्रैक्टिस है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो। देन हेल्पर्स फ्रेमवर्क फॉर क्रिटिकल थिंकिंग। हेल्पर्स फ्रेमवर्क क्या था रिगार्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग, इसने डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग पर इसका फ्रेमवर्क बेस करता है, जिसमें थिंकिंग एंड लैंग्वेज, आर्गुमेंट एनालिसिस आ सकता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसके अलावा डीलिंग विद प्रोबेबिलिटी अनसर्टेनिटी में डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, मेमोरी स्किल्स, ये तमाम क्रिटिकल थिंकिंग एस्पेक्ट्स हैं जो हेल्पर्स प्रोसेस ऑफ फ्रेमवर्क बनाते हैं। आपने ये नाम याद कर लेने हैं, और नाम से आपको इसके अंदर की सारी कहानी पता चल जाएगी। थिंकिंग एंड लैंग्वेज में क्या है, रिकॉग्नाइज पर्सुएसिव लैंग्वेज। आपने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज अगर यूज हो रही है, डिफरेंट वेज से कोई टॉपिक समझाया गया है, डिफरेंट एस्पेक्ट से कोई टॉपिक बताया गया है, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। डेफिनेशंस का मिसयूज नहीं किया जा सकता इसमें, लीडिंग क्वेश्चन या पैराफ्रेज करना, ये तमाम पॉइंट्स हैं जो थिंकिंग एंड लैंग्वेज में आते हैं। देन क्रिएटिव थिंकिंग में क्या है, रीडिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अब आपने क्रिएटिविटी करनी है, ठीक है। जब आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप उसको रीडिफाइन करेंगे, खुद से रीफ्रेज करेंगे। क्रिएटिविटी इसमें आपका क्रिएटिव थिंकिंग स्किल जो है वो इनहांस इम्प्रूव क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए आपकी। और जनरेटिंग पॉसिबिलिटीज, अब आप उससे पॉसिबल सॉल्यूशन जनरेट करें, कि आपके पास जो प्रॉब्लम है उसको आपने रिडिफाइन करके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सीइंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव, और सिर्फ एक एस्पेक्ट से नहीं देखना, बल्कि उसके आप मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, अब जब आपने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, अब आपने उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। प्रेडिक्टिंग एंड कंफर्मिंग हाइपोथेसिस, आपने उसके ऑपरेशनल डेफिनेशन उसकी मेंशन की, जो प्रॉब्लम थी उसको आपने डिफाइन कर लिया क्लियर वर्ड्स में कि ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। और उसके साथ अब आपने सपोज मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि आपके पास प्रॉब्लम है कि जो कार्डियक पेशेंट्स हैं उनमें डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, डिप्रेशन का इंसिडेंस ज्यादा है। तो अब आप इसमें डिप्रेशन को डिफाइन कर लेंगे, डिप्रेशन एक्चुअली है क्या चीज, ठीक है। अब सिर्फ कार्डियक पेशेंट में उनकी बीमारी की वजह से डिप्रेशन होता है, उसके अलावा अदर बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कोई ऑफिशियल इश्यूज हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो डिप्रेशन कॉज कर सकती हैं कार्डियक पेशेंट्स में। तो ये कंट्रोल वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो इसलिए आपने कंट्रोल वेरिएबल्स की भी लिस्ट बना ली। प्रॉब्लम आपके पास आई हुई है, सैम्पलिंग एंड जनरलाइजेशन, अब आपने सैंपल कैसे करना है, या यानी कि डाटा किस तरह से लेना है, लिमिट्स ऑफ कोरिलेशनल रीजनिंग,
और अब आपने जो अदर फैक्ट, अगर बीच से कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, आप उसकी लिमिटेशंस लिख सकते हैं कि सपोज फला वेरिएबल है, जिस तरह से अगर आप कोई सैलरी सपोज अगर पूछ लेते हैं किसी से, तो वो सैलरी नहीं बताएगा। ठीक है, कार्डियक पेशेंट ये बेशक अगर सैलरी पूछ लेते हैं, वो सैलरी नहीं बताए। बहुत से लोग होते हैं सैलरी नहीं बताते, या यूं हम कह सकते हैं स्मोकिंग स्टेटस अगर पूछे, वो स्मोकिंग नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इस तरह की लिमिटेशंस को फिर अलग से एनलिस्ट कर देते हैं। डीलिंग विद प्रोबेबिलिटी अनसर्टेनिटी, एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटीज क्या क्या चांसेस हो सकते हैं। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गलती का चांस, ठीक है, डाउट, शक होना। इसमें एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटीज क्या क्या चांसेस होता है, तो उसको एस्टिमेट करने के लिए क्या है कि आप रिस्क असेस करें, क्या क्या उसमें रिस्क आ सकते हैं आपके इस क्रिटिकल थिंकिंग में या फिर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन गैदरिंग में। उसके अलावा बेसलाइन डाटा आप यूज करते हैं। बेसलाइन डाटा में ये डेमोग्राफिक्स वगैरह आ जाते हैं। डिसीजन मेकिंग, फ्रेमिंग का डिसीजन, जनरेटिंग ऑप्शन, ये ऐसा जितने इंपॉर्टेंट नहीं है। एनीवेज आपको जो स्टार्ट में नाम बताए थे, आप वो वाले नाम याद कर लें, दैट इज ओके फॉर यू। देन क्रिटिकल इंसिडेंट एनालिसिस, CIA, क्रिटिकल इंसिडेंट एनालिसिस। सबसे पहले तो आप डिफाइन कर लें क्रिटिकल इंसिडेंट एनालिसिस होता क्या है। द टर्म क्रिटिकल इंसिडेंट रेफर्स टू एनी वर्क टीचर्स डू दैट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग सिचुएशंस, reflecting on past experience, making judgment and decision and taking actions without the benefit of standard protocol or uniform response that takes care of each and every problem that they encounter. Critical incident analysis के टीचर सिचुएशन को एनालाइज करेगा, उस वो सपोज क्लास में गया, उसने लेक्चर दिया, अब उसने उस तमाम सिचुएशन को, जो भी उसको प्रॉब्लम वहां पर फेस करने को मिली, उसने तमाम सिचुएशन को एनालाइज कर लिया, नंबर वन। फिर उसने उस पर रिफ्लेक्ट किया, उसके बारे में सोचा। ठीक है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की। उसके बारे में सोचने के अलावा उसने उसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ भी रिलेट किया। हो सकता है उसको पास्ट में भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। मेकिंग जजमेंट, और उसकी बेस पर उसने एक जज किया कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से किया जाए। एंड डिसीजन एंड टेकिंग एक्शन, और उसके बारे में उसने डिसीजन लिया, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स फाइंड आउट किए कि क्या वजूहत है जिनको मैं खत्म करूं तो वो प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, विदाउट द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल और यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स। कि आप अदर जो वहाँ के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उनको बेनिफिट नहीं सोचेंगे, बल्कि ना ही यूनिफॉर्म रिस्पांस की बेस पर आप डिसाइड करेंगे, बल्कि जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करके उस पर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करके आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। दैट इज क्रिटिकल इंसिडेंट एनालिसिस। ठीक है, तो एज अ टीचर यू शुड आइडियली डू अ वीकली ऑडिट। अब एज अ टीचर आपको वीकली, हर हफ्ते, ओवरऑल वीक की भी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करनी चाहिए। थिंक बैक ओवर द लास्ट वीक, के ये ऑडिट का मतलब है कि पूरे वीक में जो एक्टिविटीज हुई उन सब पर नजरसानी करना, और फिर लास्ट वीक की जितनी एक्टिविटीज हैं ये उसी चीज को फर्दर एलेबोरेट करना, उनकी रीजनिंग लिखना, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल इंसिडेंट। तो कोई क्रिटिकल इंसिडेंट आपके साथ हुआ, उसको आइडेंटिफाई किया, किस टाइम पर हुआ और किस वजह से हुआ। Incident is an event that can be called to mind easily and quickly because you remember it vividly। कि कोई भी क्रिटिकल इंसिडेंट, कोई हैप्पीनेस इवेंट होता है तो आपको वो याद रहता है। ठीक है, और चूज द मोस्ट मेमोरेबल 2 to 3 क्रिटिकल इंसिडेंट। अगर हो सकता है ज्यादा है तो अब आप उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप 2-3 वो सिलेक्ट कर लें। अब आपने उसको क्रिटिकली थिंक करना है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करनी है, उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप ऑन करना है। फॉर ईच इंसिडेंट डू द फॉलोइंग। अब हर इंसिडेंट के लिए आपने क्या करना है, सपोज आपने लास्ट वीक में देख लिया क्या इंसिडेंट हुआ था आपके साथ, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, उसकी ब्रीफ डिस्कशन देनी है इंसिडेंट की। फिर आपने assumptions, आपकी अपनी assumptions क्या है उस इंसिडेंट के बारे में वो लिखनी है। देन जो कि कंफर्म्ड होंगी बाय द इंसिडेंट। ठीक है, यू हैव एज अ प्रैक्टिशनर दैट वर कंफर्म्ड बाय दिस इंसिडेंट। फिर आपने वो assumptions लिखनी है जो एज अ प्रैक्टिशनर दैट वर चैलेंज बाय दिस इंसिडेंट, जो आपको चैलेंज कर रही है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ठीक है, आपने वो assumptions लिखनी है, पहले कंफर्म्ड और फिर चैलेंज। देन हाउ डिड यू ट्राई टू चेक द एक्यूरेसी, फिर आप उसकी एक्यूरेसी कैसे चेक करेंगे of your assumptions that were challenged. If you were not able to check them out at the time, how could you check them in the future? What sources evidence could you consult? तो अब ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं, ये पर्सपेक्टिव्स हैं कि आपने उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है, कि आप उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, जो भी प्रॉब्लम आपको काउंटर हुई। देन एग्जामिनिंग योर पर्सनल फिल्टरिंग सिस्टम। अब आप खुद से एक फिल्टरिंग सिस्टम रख लें कि जितनी आपको प्रॉब्लम एनकाउंटर हो रही है आप उसमें से उनके सॉल्यूशन लिखते जाएंगे और प्रॉब्लम को फिल्टर आउट करते जाएंगे।
ठीक है। देन लर्निंग थ्रू कंसेप्चुअल इनोवेशन। कंसेप्चुअल इनोवेशन क्या है कि आप न्यू कॉन्सेप्ट से लर्न कर रहे हैं। लर्निंग थ्रू कंसेप्चुअल इनोवेशन, जिसमें जब आप न्यू कॉन्सेप्ट से लर्न कर रहे होते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, सीइंग फर्दर, आप दूर अंदेश बनते हैं, आप दूर की सोच सकते हैं। मतलब आप बिल्कुल एट द स्पॉट जो थोड़ी बहुत चीजें हो रही है आप सिर्फ उसके बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि आप उसके फ्यूचर में जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो नतीजे निकल सकते हैं आप उसके बारे में भी सोचते हैं। अंडरस्टैंडिंग डीपर, आप डीप थिंकिंग करते हैं। मेकिंग द राइट डिसीजन, और इस बेस पर आप एक राइट डिसीजन टेक करते हैं। कंसेप्चुअल लर्निंग लर्निंग में इट इज मोर अबाउट द रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, और ये ज्यादातर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के लिए है, जिसमें वो रीथिंक करता है, रिव्यू करता है, बार बार सोचता है, बार बार रिव्यू करता है अपनी assumptions को, और फिर न्यू कॉन्सेप्ट जनरेट कर रहा होता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स ऑफ अ कॉन्सेप्ट बेस्ड मॉडल। अगर आप कॉन्सेप्ट की बेस पर कोई रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते हैं, इसके फवाइद क्या होंगे? ये साइनर्जिस्टिक थिंकिंग के एट अ टाइम टू टाइप्स ऑफ थिंकिंग, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के एस्पेक्ट्स को आप मद्देनजर रखते हैं। इट रिक्वायर डीप इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग, और इसमें डीप इंटेलेक्चुअल प्रोसेसिंग होती है, डीप थिंकिंग होती है, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग इनहांस हो रही होती है, और आप conceptual स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं। इसमें फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एट द conceptual लेवल, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं और आप नॉलेज को कॉन्सेप्ट की बेस पर ट्रांसफर कर रहे होते हैं टू द स्टूडेंट्स, और आप अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल मीनिंग मेकिंग थ्रू प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, क्रिएटिंग, रिफ्लेक्टिंग, जो पर्सनली आप पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए आप उनके जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ओपन हो रही होती हैं। टेक्निकल एंड conceptual लर्निंग क्या है? वी आर मोर ट्रेंड इन लर्निंग न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स देन फॉर लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स। अब हम न्यू मेथड्स या टेक्निक्स के लिए ज्यादा ट्रेंड होने चाहिए देन फॉर लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स। अब हम क्या करते हैं, जो न्यू मेथड या टेक्निक्स है उनको अप्लाई कर लेते हैं, बजाय इसके कि हम उनके कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरह से समझें। तो वन रीजन फॉर दिस, अब इसकी एक रीजन क्या है कि न्यू मेथड इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट इमीडिएटली, कि हम कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किए बजाय बल्कि उसके फवाइद देख रहे होते हैं कि बस न्यू मेथड हमने अप्लाई किया, इसका फायदा क्या होगा, बस अप्लाई कर दिया जाए, बजाय इसके कि आप उसके एक्चुअल कॉन्सेप्ट को भी समझें। तो कॉन्सेप्ट्स की कमी होती है एक्चुअली। अकॉर्डिंग टू डेविस कोहन एंड अदर कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉग्निटिव टूल्स फॉर coping with the world and for solving problems, we are not flexible enough when we are confronted by complex situation, कि जब हमें कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फेस करनी पड़ती है हम इतने फ्लेक्सिबल ही नहीं होते कि हम उसको टॉलरेट कर सकें। सेकेंड, वी एंड आवर टेक्निक्स गेट आउट ऑफ डेट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कि हमारी जो टेक्निक्स होती हैं वो सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रही होती हैं। जब हमने कोई न्यू मेथड सपोज अप्लाई किया टीचिंग के लिए, तो हम थोड़े टाइम के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर हम उकता जाते हैं, हम थक जाते हैं, वी गेट ओवर लर्न इन फ्यू इयर्स, और क्यूरियोसिटी डिक्रीज, हमारी जो तजस्सुस होता है वो कम होना शुरू हो जाता है और हम उसको छोड़ देते हैं। जबकि न्यू मेथड अगर पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस दे रहा है तो वो मेंटेन रखना चाहिए, उसको कीप ऑन रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट एंड फ्रेम्स। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट डिटरमिन द वे सिचुएशन इज परसीव्ड एंड फ्रेम्ड। डोनर्स को उनका क्या कहना था? while a given situation can be conceived in a variety of ways, it is always a concept structure situation. तो concept एक्चुअली आपको मेन रीजन के साथ किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट एनेबल परसेप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करता है। कॉन्सेप्ट एंड फ्रेम्स, अच्छा, द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट बिल्ड अप करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। नंबर वन, परसेप्शन, आपने परसीव किया, सबसे पहले एक्सपीरियंस किया, ठीक है। अब एक स्टिमुलस की फॉर्म में आपके पास कोई ना कोई चीज आई। एक्सपीरियंस और लर्निंग इन एनी फॉर्म इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रूफ्स ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। आपको सबसे पहले लर्न करना है, परसीव करेंगे, आप रिसीव करेंगे कुछ ना कुछ, और फिर आप उसे एब्स्ट्रैक्शन करेंगे, माइंड एनालिसिस किया जाता है। अब आप उसके बारे में सोचेंगे। द परसीव्ड इमेज दैट सिंथेसाइजेस व्हिच इज कॉमन टू ऑल, नेग्लेक्टिंग व्हाट इज नॉट नीडेड। अब इसमें अनइम्पोर्टेंट चीजें आप निकाल देते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को बारे में आप साइंटिफिक रीजनिंग के साथ सोचते हैं। फिर आप उसको जनरलाइज करते हैं कि अगर सपोज गाड़ी का जो टायर है अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, उसका गोल चक्कर कंप्लीट हो रहा है, तो उस गोल चक्कर में इस बल्कि आप इसको छोड़ दें। अब यूं हम कह देते हैं कि सपोज मैं अगर जनरलाइज करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि स्पैरो एक बर्ड है, ठीक है, और इसके विंग्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बर्ड्स हैं उनके विंग्स होंगे। तो अब मैंने एक छोटी स्पेसिफिक चीज से, एक स्पैरो से मैंने तमाम बर्ड्स का उनके ऊपर एक अपनी अजम्पशन जनरलाइज कर ली, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से बिल्डअप होता है कि अब आप एक छोटी सी चीज से ओवरऑल सारी चीजों पर एक अपना कॉन्सेप्ट
बिल्डअप कर रहे होते हैं, जर्नलाइज कर रहे होते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। न्यू रियलिटीज, इसको एसेट करने की जरूरत नहीं है, अलबत्ता आप इसके अंदर इतना याद रखें कि जो न्यू कॉन्सेप्ट हैं या न्यू लर्निंग है, आप उसको अपनी जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट है उसमें जो फिजिकली चीजें हो रही होती हैं, आप उसके साथ रिलेट करके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है। पैराडाइम शिफ्ट क्या है? पैराडाइम शिफ्ट बिगिंस अ न्यू सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स। पैराडाइम शिफ्ट में क्या होता है, आप चीजों से लोगों की तरफ, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग थिंग्स की तरफ जनरलाइज करते हैं अपनी आइडियाज को। प्रोडक्ट टू प्रोसेस, जो आपके पास प्रोडक्ट है या कोई आपके पास आउटपुट है, सपोज कोई कंपनी या कोई प्रोडक्ट बनाती है, आप उसको प्रोसेस में लेकर आते हैं, यूज में लेकर आते हैं। तो ये पैराडाइम शिफ्ट कहलाता है, जब कोई चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है इनटू अनदर टास्क या फिर इनटू अनदर वर्किंग कंडीशन। पैराडाइम शिफ्ट ब्रिंग्स अ न्यू सेट ऑफ कॉन्सेप्ट फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट, स्टैंडर्डाइजिंग टू मैनेजिंग कैपेसिटी एंड सो ऑन। अच्छा, इसमें अब आपके पास थ्री टाइप्स ऑफ लूप लर्निंग है। ठीक है, सिंगल लूप लर्निंग, डबल लूप एंड ट्रिपल लूप लर्निंग। सिंगल लूप लर्निंग, ये पहले भी हम कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ चुके हैं। न्यू अंडरस्टैंडिंग लीड टू पैराडाइम शिफ्ट एंड मर्जिंग नई पैराडाइम शिफ्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग है, फॉलोइंग द रूल्स। सिंगल लूप लर्निंग में क्या होता है, आप रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, सिर्फ आपको जो स्ट्रेटेजीज वगैरह या पॉलिसी दी है, आप जस्ट उसको फॉलो करते जा रहे हैं, जो आपको ऑर्डर किया जा रहा है आप वो फॉलो कर रहे हैं। दिस इज द सिंगल लूप लर्निंग। डबल लूप लर्निंग में क्या है कि आपको सीनियर की तरफ से जूनियर को ऑर्डर मिला, ठीक है, जो रूल आपको मिला, आप इन रिटर्न उसको रिस्पॉन्स भी करें कि अगर ये रूल थोड़ा चेंज कर लिया जाए या फिर इसको किसी और वे से कर लिया जाए। तो इसमें चेंजिंग द रूल्स आता है डबल लूप लर्निंग। ठीक है, टू वे प्रोसेस हो जाता है, सीनियर टू जूनियर एंड जूनियर टू सीनियर। ट्रिपल लूप लर्निंग में क्या आता है, लर्न हाउ टू लर्न, सर्चिंग फॉर मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग के सीनियर जूनियर के अलावा आप इसके सपोर्टिंग इन जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स होते हैं, आप उनको भी साथ रिलेट करके चलते हैं, और वो भी यानी कि पीयर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपके कोलीग्स भी। लर्निंग अबाउट लर्निंग, आप लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉलो द रूल्स, कि आपने सिर्फ बुकिश नॉलेज फॉलो किया। चेंजिंग द रूल्स, अब आप उस बुक के नॉलेज को अपने एस्पेक्ट से भी देखकर थोड़ा चेंज करें, या जिस तरह मैथ्स का क्वेश्चन होता है डिफरेंट मेथड से भी आप करते हैं। दिस इज डबल लूप लर्निंग। और ट्रिपल लूप लर्निंग, कि आप सपोज मैथ्स का क्वेश्चन अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस करके उसके बाद लर्न कर रहे हैं। दिस इज लर्निंग अबाउट लर्निंग। ठीक है, द लास्ट टॉपिक, थियरीज इन यूज और एस्पाउस थेरीज। अब आपने इसमें इन थेरीज की बस जस्ट डेफिनेशन कर लेनी है। थेरी इन यूज, थेरी इन यूज क्या है, कमांड्स द थिंकिंग ऑफ द एक्शन इन यूज, के आप इस्तेमाल में लेंगे, इज एम्बेडेड इन द लॉजिक ऑफ द एक्शन, इसमें आप एक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, इट कमांड द थिंकिंग ऑफ द एक्शन, इसमें एक्शन करेंगे, आप बेसिकली एक्ट कर रहे होते हैं। एक्शन इज नॉट कंसिस्टेंट विद फॉर्मल बिलीव्स। जबकि स्पाउस थ्योरी क्या है, एक्सप्लेनिंग द एक्शन टू अदर्स, आपने इसने इटसेल्फ एक्शन किया। स्पाउस थ्योरी में आपने दूसरों को एक्सप्लेन किया वो एक्शन, बट नॉट नेसेसरली फॉर कंडक्टिंग द एक्शन, कि आपने एक्ट नहीं किया बल्कि आपने दूसरों को एक्सप्लेन किया कि आप इस चीज पर इस तरह से एक्ट कर सकते हैं। नीचे इसका डिफरेंस गिवन है कि स्पाउस थ्योरीज एक्सप्लिसिट होती है, जबकि बाकी सारी थ्योरी, जिस तरह से ऊपर थ्योरी इन यूज की बात की है या फिर अदर थ्योरीज की बात करें, वो टैसिट होती हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये लास्ट कर लीजिए। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज अबाउट अवेयरनेस ऑफ द नॉलेज वी यूज, हाउ वी यूज इट एंड हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर एक्शन इन रियल टाइम। ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। एंड देन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस अबाउट हाउ आवर माइंड्स वर्क, हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हम किसी को क्रिटिकली कैसे सोचते हैं, हमने थेरीज कैसे बिल्डअप करनी है, हमारे सिचुएशन क्या है। It is about invisible and visible, tacit and explicit, blindness, sight. Reflective is about flexibility, adaptation and effectiveness. बस आपने ऊपर इन दोनों की डेफिनेशन ही करनी है, थ्योरी इन यूज एंड स्पाउस थ्योरी। थ्योरी इन यूज, आप इटसेल्फ एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरी इन यूज वो थ्योरी है जिसमें इट कमांड्स द थिंकिंग ऑफ द एक्शन, जबकि स्पाउस थ्योरी में आपके जो एक्शन है वो एक्चुअली दूसरों के एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, इटसेल्फ आप उस पर एक्ट नहीं कर रहे। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं इन लेक्चर को फर्दर इम्प्रूव करूं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।